तो स्क्रीन पे आप लोगों को गूगल फॉर्म दिख रहा है ना, इस तरह से देखो। गूगल ये पुराना पेपर है, गूगल फॉर्म दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। इसमें देखो, जैसे पहला क्वेश्चन रहेगा रोल नंबर पब्लिक सीट नंबर। तो आप लोगों को सीट नंबर का शायद वो आ गया है ना, तो आप लोगों को जो एग्जाम का सीट नंबर मिला है, आप यहाँ पे सीट नंबर लिख देंगे। फिर यहाँ पे है नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो जो आपका ऑफिशियल नाम है, जैसे लिखते हैं पहले सर नेम, फिर आपका नाम, फिर पिताजी का नाम, जैसे भी लिखते हो यहाँ पे लिख देना। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है, टीचर आपको कांटेक्ट करना चाहे, तो आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी हो, इतना देने के बाद आपके सामने इस तरह से क्वेश्चंस खुल जाएंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, कौन पढ़ेगा आप लोगों में से पहला क्वेश्चन? एक एक करके आप लोग पढ़ो। पारिभाषिक शब्द सेक्शन का अर्थ है क्या है? वही है का अर्थ है, मतलब क्या अर्थ है? तो अब देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, अनुभाग, भाग, विभाग और संलग्न। तो ये वो जो 50 क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ ना, 50 वर्ड्स बार बार की नीचे दिए गए हैं, उसी में से पूछा गया है, कहीं बाहर से नहीं पूछा गया। तो इसका मतलब सीधा सा हो गया कि सेक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? तो सेक्शन को क्या कहेंगे? भाग सर, भाग। चलो, निशांत ने भाग कहा, और कोई? सर विभाग आई। एक जन ने विभाग कहा, और विभाग सर। बाकी लोग? विभाग। और विभाग। विभाग। जबकि सही आंसर क्या है मालूम है? ये देखो, जहां हरा टिक है, क्या है? अनुभाग। सही आंसर क्या है? अनुभाग, है ना? तो तुम लोग उसको मेहनत से देख पढ़ नहीं रहे हो, इसका मतलब पहला ही क्वेश्चन तुम लोगों ने गलत कर दिया। वो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो 50 क्वेश्चन है और उनका जो अर्थ है, वो आप लोग एकदम याद कर डालो, रट डालो, है ना? तो सेक्शन का सही अर्थ क्या होगा? अनुभाग, है ना? दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? पारिभाषिक शब्द आउटलाइन का अर्थ क्या है? हाँ, आउटलाइन का अर्थ क्या है? तो अब यहाँ भी 4 ऑप्शन है, बाहर की रेखा, रूपरेखा, रेखा, रेखांकन। क्या है आंसर? रूपरेखा सर। रूपरेखा। और कोई? सब लोग एग्री हो रूपरेखा से? अब कोई बात बोलेगा ही नहीं, सबको लगेगा कि गलती हो जाएगी। अरे बताओ जो तुमको सही लग रहा है। समृद्धि, रूपरेखा से एग्री हो आप लोग? आवाज जा रही है ना मेरी आप लोगों को? निशांत, आवाज जा रही है ना? हाँ सर। सर मैं अपना आंसर बदल सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसे कॉपी नहीं। अभी देखो, सर अब इसका बाहर आंसर की रेखा। बाहर की रेखा तो नहीं होगी। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। जैसे ही क्वेश्चन पे मैं क्लिक करूंगा, जो राइट आंसर होगा उसके आगे ग्रीन टिक होगा। रूपरेखा जो है, निशांत ने एकदम सही आंसर दिया। आउटलाइन को क्या कहते हैं? रूपरेखा ही कहते हैं, है ना? सर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब रफ रफ दिखाई दे रहा है सर। ब्लर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। एक मिनट, इसको और बड़ा स्क्रीन करने का ऑप्शन है क्या? मैं देखता हूँ। फुल स्क्रीन करता हूँ इसको, रुको, या लेआउट चेंज करके देखता हूँ। टाइल, स्पॉटलाइट, साइड अभी दिख रहा है बेटा? अभी दिख रहा है आप लोगों को? हाँ ये सर। थोड़ा स्क्रीन बड़ा हो गया है ना इसमें? ठीक है, तो अभी आप लोगों को दिख रहा है। मैं फिर से फॉर्म पे जाता हूँ। तो
आउटलाइन का सही आंसर क्या हुआ, जो है रूपरेखा, है ना। ये आंसर एकदम सही दिया था निशांत। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। प्रयोजनमूलक हिंदी को राष्ट्रीय मान्यता कब मिली? प्रयोजनमूलक हिंदी को राष्ट्रीय मान्यता कब मिली? कौन बता रहा है? ये प्रयोजनमूलक के नोट्स में पढ़ाया था मैंने। बताओ, आंसर तो देना ही है। 1975 सर। 1975। और कोई? इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर 1975 है। निशांत ने एकदम सही बताया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, पारिभाषिक शब्द लेजर का अर्थ है। लेजर जो है वो आपके जो 50 क्वेश्चन है वहां पे है। तो लेजर को हिंदी में क्या कहेंगे? चालू खाता, बंद खाता, खाता, बही खाता, क्या बोलेंगे? बही खाता सर। और कोई? समृद्धि, सानिका, अनुज, आप लोग नहीं बता रहे हो। लेजर को क्या कहेंगे? अब तुम लोग सोच लो कि तुम लोगों की तैयारी कितनी है। लेजर का अर्थ लेजर का अर्थ हम लोग देखते हैं। लेजर का अर्थ है वही खाता। देखो सही आंसर पे टिक है, वेरी गुड। उसके बाद पारिभाषिक शब्द इंचार्ज का क्या अर्थ होगा? इंचार्ज को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रभारी, अधिकारी, आदेश, प्रभार, क्या बोलेंगे इंचार्ज? प्रभारी, प्रभारी सर। प्रभारी। इसका आंसर देखते हैं, प्रभारी, एकदम बराबर। पारिभाषिक शब्द एक्साइज ड्यूटी को हिंदी में क्या कहेंगे? शुल्क, उत्पाद शुल्क, उद्योग शुल्क, सरकारी शुल्क। उत्पाद शुल्क सर। एक्साइज ड्यूटी को उत्पाद शुल्क, एकदम सही, बराबर। पारिभाषिक शब्द कंज्यूमर का क्या अर्थ होता है? उपभोक्ता, भोक्ता, उत्पाद या उत्पादक। कंज्यूमर बोलते हैं ना कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को हिंदी में क्या कहेंगे? उपभोक्ता। उपभोक्ता, बराबर एकदम। इसका आंसर भी देख लेते हैं, बराबर, उपभोक्ता। फिर 8वां, पारिभाषिक शब्द बेसिक पे का क्या अर्थ है? बेसिक पे को क्या कहेंगे? मूल वेतन, वेतन, अर्ध वेतन, ये ध हो गया है, अर्ध अर्ध होना चाहिए। अर्ध वेतन, मानदेय, क्या बोलेंगे? बेसिक पे, मूल वेतन। मूल वेतन, बराबर है। पारिभाषिक शब्द अकाउंटिंग ईयर को क्या बोलेंगे? लेखा वर्ष, वर्ष, हिसाब, आवक, क्या बोलेंगे? लेखा वर्ष। अकाउंटिंग ईयर को लेखा वर्ष, बराबर, राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन देखो, ऐसी विशेष हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है वो कहलाती है हिंदी, बोलचाल की हिंदी, साहित्यिक हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी? प्रयोजन मूलक। जिसका खास प्रयोजन हो, तो जिसका खास प्रयोजन होगा वो क्या कहलाएगी? प्रयोजन मूलक हिंदी। वेरी गुड। अगला, प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए व्यावहारिक शब्द का प्रयोग कौन ज्यादा उचित मानता है? सागर, रमा प्रसन्न नायक या विष्णुकांत? जो आप लोगों को डेफिनेशंस दी गई है वहां से पूछा गया है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए व्यावहारिक शब्द का प्रयोग कौन ज्यादा उचित मानता है। तो अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद होगी तो आंसर नहीं दे पाएंगे। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, राम प्रसन्न नायक। राम प्रसन्न नायक जो है प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए व्यावहारिक शब्द का प्रयोग ज्यादा उचित मानते हैं। तो ये तुम लोग याद रखना, प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए व्यवहारिक शब्द का प्रयोग कौन ज्यादा उचित मानता है? रमा प्रसन्न नायक। अगला क्वेश्चन, मुंबई कुरियर समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? मुंबई कुरियर एक न्यूज़पेपर है, इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ था? 1790 में, 1948 में, 1950 में, 1955 में? इसका सही आंसर क्या है? नोट्स नहीं पढ़ा है तो नहीं बता पाओगे। इसका सही आंसर देख लेते हैं, 1790। ये सब याद रखना आप लोग, है ना। मुंबई कुरियर समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ, शुरू हुआ था?
1790 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। काव्यानुवाद की समस्याएं किसकी रचना है? ये किताब है काव्यानुवाद की समस्याएं, फेमस किताब है। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं भोलानाथ तिवारी। काव्यानुवाद की समस्याएं, भोलानाथ तिवारी। फिर अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग पुस्तक के लेखक हैं गोपीनाथन। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और ये मैं आप लोगों के उस पे यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और ये आप लोगों के ब्लॉग पे भी शेयर कर दूंगा और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा। तो अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? गोपीनाथन। ठीक उसी तरह से उदंत मार्तंड का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ था? कोई बता सकता है आप लोगों में से? $1855 सर। कहीं से देख लिया गया तुमने? नहीं सर, ये आपका ही प्रेजेंटेशन चल रहा है। 1855 नहीं है बाबू, 1826 है ना? उदंत मार्तंड का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ था? 1826, 1826। उसके बाद 16वां क्वेश्चन, भर्तृहरि ने अनुवाद का अर्थ क्या लिया है? मतलब अगर उनकी डेफिनेशन आपको याद होगी तब आप लोग बता पाओगे कि भर्तृहरि ने अनुवाद का क्या अर्थ लिया है। पुनर्कथन, कथन, सहायक कथन या परिवर्तित कथन? तो इसका आंसर है पुनर्कथन। भर्तृहरि ने अनुवाद का अर्थ क्या लिया था? पुनर्कथन। 17वां क्वेश्चन है, एमए स्तर पर प्रयोजन मूलक हिंदी का पाठ्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? हैदराबाद, धारवाड़, हैदराबाद एवं धारवाड़ और पूना। मतलब प्रयोजन मूलक हिंदी को एमए लेवल पे देश में सबसे पहले कहाँ चालू किया गया था? इसका आंसर है हैदराबाद एवं धारवाड़। वहां पे जो है प्रयोजन मूलक हिंदी सबसे पहले शुरू हुआ। इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमए स्तर पर प्रयोजन मूलक हिंदी का पाठ्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? हैदराबाद एवं धारवाड़। 18वां है, दृश्य श्रव्य माध्यम पर आधारित पत्रकारिता के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो दृश्य श्रव्य माध्यम है, मतलब जिसको देख सकते हो, दृश्य मतलब देखना और श्रव्य मतलब सुन सकते हो, उस आधार पर पत्रकारिता के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ई पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, मीडिया या सोशल मीडिया? इसका आंसर तो दे सकते हो, कॉमन क्वेश्चन है। मीडिया सर। मीडिया आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर है ई पत्रकारिता, क्योंकि जैसे तुम ई कह देते हो इसका मतलब ऑनलाइन सब कुछ हो गया, और जो भी ऑनलाइन है उसको आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, सुन सकते हो, है ना? तो ई पत्रकारिता उसके लिए, पत्रकारिता के लिए सही शब्द है। क्योंकि यहाँ पे देखो खास तौर पे पूछा है दृश्य श्रव्य माध्यम पर आधारित पत्रकारिता के लिए, है ना? ये पत्रकारिता के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पत्रकारिता के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ई पत्रकारिता, है ना? 19वां, डॉक्टर ब्रिजेश वर्मा के अनुसार प्रयोजन मूलक हिंदी के कितने मुख्य भेद हैं? 2। डॉक्टर ब्रिजेश वर्मा के अनुसार प्रयोजन मूलक हिंदी के 2 मुख्य भेद हैं। 20वां, टेलीविजन शब्द में विजन का अर्थ क्या है? टेलीविजन, टीवी को टेलीविजन फुल फॉर्म है ना, तो विजन का अर्थ क्या होता है? देखना, सुनना, कहना, चुप रहना। क्या होता है विजन का, क्या मतलब होता है? देखना। एग्जैक्टली, बोलते हैं ना जैसे उसका विजन खराब हो गया है ना, मतलब उसकी देखने की क्षमता खराब हो गई। कंप्यूटर शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? मशीनी, मशीन, मीडिया, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हम लोगों ने आपको मैंने दिखाए, अब और नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो तुम लोग सारा जो है समझ जाओगे कि सर किस तरह से पूछने वाले क्वेश्चन, है ना? तो मैं ये प्रेजेंटेशन गायब कर देता हूं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो उसका एक तरह से हम लोगों ने क्या कहेंगे, उसका एक तरह से हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, नमूना लिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे।
तो पेपर थर्ड के क्वेश्चंस इसी तरह से हैं, जिस तरह से आप लोगों ने अभी देखा। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत तुम लोग कर लो, जो नोट्स है उसको एक बार पढ़ लो, और देख रहे हो कि ज्यादातर कॉमन क्वेश्चंस हैं, और बाकी जो क्वेश्चन तुमने 40-50 बनाए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी अपलोड नहीं किए हैं, वो मैं अपलोड भी कर दूंगा। तो तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का प्रश्न आएगा। ठीक इसी तरह से प्रश्न पत्र होगा आपका पेपर पेपर 2 का। पेपर 2 का भी कुछ क्वेश्चन शेयर करूं क्या, देखना चाहोगे क्या? जी सर। हाँ सर। ठीक है, मैं पेपर 2 को भी देखता हूं, और उसके भी जो है 15-20 क्वेश्चन हम लोग शेयर करते हैं, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन वहां से भी आप पूछे जा रहे हैं, है ना। तो उसके हिसाब से फिर हम लोग उस पर काम कर पाएंगे, और इससे एक आइडिया भी मिलता है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं, उसमें आप लोगों को तैयारी करनी है। जैसे आप लोगों ने अभी ये जो 15-20 क्वेश्चन देखा, हो सकता है 7-8 क्वेश्चन इसी में से आपको मिल जाए, है ना। तो अब हम लोगों को देखना है पेपर 2 सेमेस्टर थर्ड SYBA पेपर थर्ड SYBA पेपर 2 नहीं, सेमेस्टर 4 है। SYBA एक मिनट, ये कौन सा देखता हूँ, पुराने पेपर्स कुछ हैं। हाँ, ये है SYBA हिंदी पेपर 2। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। ये पेपर दिख रहा है बेटा आप लोगों को? हाँ जी सर, दिख रहा है। तो इसमें ये पुराने पेपर हैं, देखो रिस्पॉन्सेज 34 दिख रहा है, मतलब 34 लोगों ने एग्जाम दिया था। तो ठीक उसी तरह से नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, वो सब पूछे गए। उसके बाद आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे कॉर्पोरेट आ रहे हैं, किसने लिखा है? तो ये 4 ऑप्शन है। तो जो कवि आप लोगों के सिलेबस में है, उन्हीं में से किसी की महत्वपूर्ण कविता होगी। तो इसका आंसर है राजेश जोशी। कॉर्पोरेट आ रहे हैं, राजेश जोशी की कविता है, किताब है। दूसरा देखो, अपना अहम नहीं बेचूंगा कविता के कवि, ये तो आपके सिलेबस में है। बताओ कौन है अपना अहम नहीं बेचूंगा कविता के कवि? रामावतार त्यागी। अरे वाह, बहुत पढ़ाई की है भाई तुम लोग, एकदम सही। तुम लोगों ने सबने सही जवाब दिया, वेरी गुड। तो देखो, पढ़ा हुआ रहता है तो कितने कॉन्फिडेंस से हम लोग आंसर देते हैं। तो इसी तरह से प्रश्न बनेंगे, अपना अहम नहीं बेचूंगा कविता के कवि रामावतार त्यागी। फिर मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ? मैथिली शरण गुप्त आप लोगों के सिलेबस में है कि नहीं? तो उनका जन्म कब हुआ ये आपको बताना है। अंदाजा लगा सकते हो तुम लोग, क्योंकि ये आजादी के पहले है, खड़ी बोली हिंदी आंदोलन में शुरू किए हुए हैं, खड़ी बोली हिंदी की नींव रख रहे हैं। तो कब कब इनका डेट ऑफ बर्थ है, किसी को पता है? वो जो मैंने आप लोगों की 1823 सर। देख नहीं, लेते हैं। 1800 पहला सर, वो पहला 1886, 1886, राइट। किसने सही आंसर दिया? समृद्धि ने। हाँ सर, लेकिन बोलना नहीं आता हिंदी में वो। नहीं, ठीक है, 1886 बोलो, 1886, है ना। तो ये मैथिली शरण गुप्त का जन्म, ऐसे किसी का भी पूछ सकते हैं, निराला का जन्म कब हुआ, है ना। तो जो कवि कब पैदा हुए, कब मरे, ये भी याद रखना, थोड़ा ध्यान रखना। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे रहीम है सिलेबस में, तो रहीम के पिता का नाम क्या था? फेमस थे बहुत, वो अकबर के दरबार में थे, हम सभी जानते हैं। रहीम के पिता का नाम बता सकते हो तुम लोग? बैरम खान सर। बैरम खान, वेरी गुड।
देख लेता हूँ आंसर सही बना है कि नहीं। हाँ, बैरम खां उनके दरबार में थे। उसके बाद मीराबाई के पति का क्या नाम था? मीराबाई भी पाठ्यक्रम में है, पढ़ा ना तुम लोगों ने उनके पति के बारे में। उनकी मृत्यु हो जाती है उनके पति की। रत्न रत्न सिंह। नहीं, रत्न सिंह नहीं थे। देखो आंसर देखो। रत्नाकर सर। कुंवर भोजराज, उनके पति कौन थे? कुंवर भोजराज, पहला वाला है ना। छठवां, असुरों द्वारा प्रदूषित क्षेत्र को स्वच्छ करने का काम कौन कर रहा था? अब ये कौन सी किताब से पूछा जा रहा है, समझ रहे हो? ये स्वयं प्रभा खंड काव्य से पूछा जा रहा है ना। असुरों द्वारा प्रदूषित क्षेत्र को स्वच्छ करने का काम कौन कर रहा था? ऋषि कंडुसुत हेमा भामनाय, ये रेफरेंस आया है देखो। कंडुसुत है ना, ये उसको स्वच्छ करने का काम कर रहे थे। फिर कंडुसुत की आयु कितनी थी? ये मतलब तुम लोगों ने ध्यान से वो नहीं पढ़ा खंड का। उनकी आयु 10 वर्ष। ठीक उसी तरह स्वयं प्रभा की गुफा का द्वार किसने खोला? हनुमान जी ने, बहादुर ने, शिव ने, नारद ने, किसने खोला? जब वो लोग भूखे प्यासे पहुंचे थे तो किसने नेतृत्व किया था? बानर सेना का नेतृत्व उस समय कौन कर रहे थे? हनुमान सर। हनुमान जी। हनुमान, वेरी गुड। ये देखो राइट आंसर। ठीक उसी तरह अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह, किसने कहा है? अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह, किसकी कविता की पंक्तियां हैं? दुष्यंत कुमार, धूमिल, कबीर, अज्ञेय। ये देखो गजल की पंक्तियां हैं ना, तो गजल कौन लिखता है? दुष्यंत कुमार लिखते हैं, तो दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं, है ना। अगला देखो, भूखंड तप रहा है, किसका कविता संग्रह है? दुष्यंत कुमार, धूमिल, सागर, चंद्रकांत देवताले। ये है चंद्रकांत देवताले की का कविता संग्रह, भूखंड तप रहा है ना। फिर देखो ये स्वयं प्रभा से प्रश्न चालू हो गए कि स्वयं प्रभा के आश्रम की सुरक्षा कौन करता था? सागर, पवन, इंद्र, नारद। बताओ। सागर सर। ये भी संदर्भ में आया है कि उनकी आश्रम की सुरक्षा कौन करता था? इंद्र करते थे, सागर नहीं। स्वयं प्रभा के आश्रम की सुरक्षा स्वयं इंद्र करते थे, जो देवताओं के राजा हैं। और फिर वही देखो जन्म वाला एक क्वेश्चन और आ गया। राजेश जोशी का जन्म कब हुआ? राजेश जोशी भी आपके पाठ्यक्रम में है। हाँ, 1940 41 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 1946 हाँ, 1946 एकदम करेक्ट है, वेरी गुड, एकदम करेक्ट, वेरी गुड। उसके बाद 13वां क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे खेत अब नहीं दिखेंगे इस धरती पर, किसका कथन है? राजेश जोशी का, अनुपम मिश्र का, अज्ञेय का, धूमिल का। ये किसकी पंक्तियां हैं? छोटे छोटे खेत अब नहीं दिखेंगे इस धरती पर। राजेश जोशी सर। राजेश जोशी मुझे भी लग रहा है। ये देखो राजेश जोशी की पंक्तियां हैं, क्योंकि वो बताते हैं ना कि कॉर्पोरेट आएंगे तो क्या होगा, तो उसी में शायद ये पंक्तियां हैं, वहीं से है। अगला प्रश्न देखो, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? रंग में भंग, साकेत, यामिनी, धूल। मैथिली शरण गुप्त के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, तो ये संदर्भ आया था कि मैथिली शरण गुप्त की प्रथम प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? रंग में भंग, साकेत, यामिनी या धूल। बताओ। साकेत सर, साकेत। निशांत साकेत बता रहे हैं, और कोई?
4 लोग हो, एक एक बता दो, किसी न किसी का तो सही होगा ही। सर साकेत या फिर धूल। ऐसा नहीं, साकेत या नहीं, एक ही बोलो, एक ही फाइनल बोलो। मेरे हिसाब से तो रंग में भंग है, देखते हैं। यस, मैथिली शरण गुप्त की का प्रथम कविता संग्रह कौन सा है? रंग में भंग। इसी तरह अगला देखो, रहीम का जन्म कब माना जाता है? रहीम का जन्म मतलब अकबर का समय। क्या लग रहा है, कौन सा सही आंसर है? 1556। 1556। 1556 एकदम सही जवाब। 1556 रहीम का जन्म कब माना जाता है? 1556। कहीं से देखा क्या तुमने, गूगल नहीं करके? सर, आपने ही बताया था ना। अरे वाह, मैं तो एकदम खुश हो गया। चलो, वेरी गुड। तो ये इस तरह के प्रश्न हैं बेटा। 16वां देखो, छोटे छोटे सवाल किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? ये एक उपन्यास है जो किसने लिखा है? दुष्यंत कुमार ने, साकेत सहाय ने, महादेवी वर्मा ने या निराला ने? छोटे छोटे सवाल। कोई अंदाजा? निराला सर। देखते हैं, चेक करते हैं। नहीं, ये दुष्यंत कुमार का लिखा हुआ उपन्यास है, छोटे छोटे सवाल। वो मूल रूप से गजलकार थे, लेकिन उनका ये उपन्यास भी है, छोटे छोटे सवाल, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इससे है, क्या नाम है, जो खंड काव्य है उससे है। मारुति किसके अवतार थे? विष्णु के, लक्ष्मण के, रुद्र के, राम के? किसके अवतार थे मारुति? राम के। मारुति रुद्र के अवतार थे, राम के नहीं, है ना। मारुति किसके अवतार थे? रुद्र के। ठीक इसी तरह मदनाष्टक किसका ग्रंथ है? रहीम का, रसखान का, कबीर का, सूरदास का? मदनाष्टक किसका लिखा हुआ ग्रंथ है? रहीम दास का है, रसखान का है, कबीर का है, सूरदास का है, किसका है? रहीम सर। रहीम एकदम करेक्ट आंसर। मदनाष्टक जो है रहीम का लिखा हुआ ग्रंथ। 19वां, दर्शन बिन दूखन लागे नैन, किसकी पंक्तियां हैं ये? कात्यायनी, महादेवी, तारबाई, मीराबाई, किसका है ये? मीराबाई सर। मीराबाई। क्योंकि आप एक ऐसे भी अंदाजा लगा लिया करो ना, आपके पाठ्यक्रम में कौन है जो इस तरह की कविताएं लिखती हैं? मीराबाई। तो मीराबाई की ही पंक्तियां हैं, दर्शन बिन दूखन लागे नैन। चेक कर लेता हूँ, यस मीराबाई, है ना। फिर अंतिम 2 क्वेश्चन बस, इसके बाद नहीं दिखाऊंगा। निम्न में से कौन बालिका पुत्र था? अंगद, साकेत, नल, नील? अंगद सर। अंगद। ये कहानी तुम लोगों को पता है, नील आराम से नील तुम लोगों ने नील आंसर दे दिया, है ना। ये भी वहीं से पूछा जा रहा है स्वयं। अरे नहीं पागल, तुमने सही आंसर दिया, अंगद ही बराबर। नील सुग्रीव का है ना, नील सुग्रीव का है। अरे तो जो पूछा नहीं गया उससे अपने को क्या लेना देना? अपने को बालिका पुत्र पूछ रहा है ना, हाँ सर। तो बालिका पुत्र अंगद था, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन, हनुमान आदि को माता सीता का पता किसने बताया? जब वो सागर किनारे पहुंचते हैं तो कौन मिलता है उनसे? सागर, जटायु, यामिनी या संपाति? कौन मिलता है? जटायु। जटायु। जटायु नहीं मिलता यार, जटायु का भाई मिलता है, उसका नाम क्या था? संपाति। वो बोलता है ना, मैं उड़ते उड़ते सूरज के करीब चला गया था, तब से यहीं पे पड़ा हूं। तो उसका नाम क्या था? संपाति। देखो सही आंसर संपाति है।
मायाकोवस्की की आत्मकथा का अनुवाद निम्न में से किसने किया था? संजीव, अनामिका, अरुण कमल, राजेश जोशी। अरुण कमल अच्छे अनुवादक थे, उन्होंने ही अनुवाद किया है मायाकोवस्की की आत्मकथा का हिंदी में। तो इस तरह से 20-22 क्वेश्चन हम लोगों ने पेपर पहले इसको स्टॉप। तो हम लोगों ने इस तरह से 20-22 क्वेश्चंस पेपर थर्ड से देखे किस तरह से आएंगे, 20-22 क्वेश्चंस पेपर 2 से देखे किस तरह से आएंगे। तो उससे एक आपको अंदाजा मिल गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है। और इसीलिए जो हम लोग इधर अब चूंकि एग्जाम के आपके 10 तारीख से एग्जाम है, सिलेबस पूरा हो चुका है, नोट्स आपको दिए जा चुके हैं, उसके नोट्स आपके ब्लॉग पे हैं, उसके वीडियोस रिकॉर्डेड आपके यूट्यूब पे हैं। इसलिए ये जो पूरा समय है हम लोग इस बात में ज्यादा बिता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस निकालें, सैंपल क्वेश्चंस निकालें, उसको शेयर करें ग्रुप के साथ। उसी बहाने आपकी भी तैयारी होगी, दूसरे लोगों की भी तैयारी होगी। तो अब जब कविताओं से प्रश्न बनाओ तो कौन सा कवि कब पैदा हुआ, कब उस मृत्यु हुई, उसका पहला खंड काव्य कौन सा था, या उसकी किताब का ही नाम लिख दो कि ये किताब किसकी लिखी हुई है। जैसे दुष्यंत कुमार को हम लोग गजलों के लिए जानते हैं, लेकिन उनके एक उपन्यास का नाम देके पूछ लिया गया कि ये किसका उपन्यास है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो आपको क्वेश्चन निकालने का एक आइडिया मिल सके। स्वयं प्रभा में भी देखो किस तरह से क्वेश्चन निकाले गए हैं। तो क्वेश्चन निकालने का एक आइडिया मिल सके, वो भी मेरा एक पर्पस था कि आप लोगों को ये वीडियो दिखाया जाए और आपसे कहा जाए कि आप लोग जो है कुछ क्वेश्चंस जो हैं और निकालें। अब पेपर थर्ड पे तो ठीक है, पेपर थर्ड पे काफी क्वेश्चंस आप लोगों ने निकाल लिए। पेपर 2 पे अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा और आप लोग मेहनत करें और पेपर 2 से 15-20 क्वेश्चंस निकाल के दिखाएं, दोनों किताबों से मिला के। मध्यकालीन काव्य की जो दोनों किताब, मध्यकालीन काव्य वाली किताब और स्वयं प्रभा, दोनों से मिला के आप 15-20 क्वेश्चन निकालें। 4 लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, तो एक जन 4 क्वेश्चन भी निकालोगे तो 16-17 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बनाने हैं या क्या। जिस तरह के क्वेश्चन आपने देखा अभी, उस तरह के क्वेश्चन बनाने में अगर आपको कोई दिक्कत हो या कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है किस तरह से बनाने हैं क्वेश्चन? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। एक आइडिया तो लगा ना कि जन्म के भी बारे में पूछ सकते हैं, मृत्यु के भी बारे में पूछ सकते हैं, उनकी किताबों के नाम को भी आधार बना के पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग जो है पेपर 2 से रिलेटेड 15-20 क्वेश्चन और निकालिए। और आप लोगों ने जो कल भेजा था मैं उसको ठीक ठाक करके आज उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है डाल दूंगा, और आज जो आप लोग भेजेंगे कल डाल देंगे। तो आप लोग इसको देखिए और कल कुछ और सैंपल क्वेश्चन इसी तरह से जैसे आज हम लोगों ने किया उसी तरह से कल 10-10 क्वेश्चन और हम लोग कर लेंगे, ताकि अपनी थोड़ी और तैयारी बेहतर हो जाएगी। और जो क्वेश्चंस मैंने आज आप लोगों को बताए, जो आंसर्स बताए, आप लोग उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मान के चलिए। उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उनकी एक तैयारी आप लोग अभी से रखिए ताकि एग्जाम में आपको किसी तरह की समस्या न हो। और लेक्चर रिकॉर्डेड है तो ये मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पे अपलोड करके मैं शेयर भी कर दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है तो सर। तो आगे से जो लेक्चर है हम लोग इसी तरह से लेंगे। मतलब जैसे आज आप लोगों का अटेंडेंस लग गया और ये गूगल मीट पे ही लेक्चर शेड्यूल होगा, लेकिन वो होगा यहाँ पे। तो उससे फायदा ये होता है कि अटेंडेंस वगैरह बराबर लग जाता है। तो जैसे यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया मैंने और अटेंडेंस जो है आपका मैंने कंफर्म कर दिया। आज का अटेंडेंस सक्सेसफुली 4 लोगों का अटेंडेंस जो है आज जो है यहाँ पे सबमिट भी हो गया। ये प्लीज सेलेक्ट लेक्चर स्टेटस इंटर एक्स्ट्रा टॉपिक।
ये अटेंडेंस जो है आज का आप लोगों को मैं दिखाऊं, 18 लोग हैं टोटल। 18 लोगों में से इतने लोगों का, 1 मिनट में ये भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरह से अटेंडेंस लग रही है अब, क्योंकि अब ये बड़ा जो है हाईटेक मामला हो गया है। ये स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? हाँ सर। दिख रही है। तो हाँ, तो स्क्रीन शेयर में देखो, यहाँ पे पहले लिखा है क्लास कौन सी है, SYBA। टाइम क्या है, 11:01 से 11:50 तक हम लोगों ने लेक्चर शेड्यूल किया था। नंबर ऑफ लेक्चर्स, मतलब इस ऐप पे अभी अपने कितने लेक्चर हुए, 1 लेक्चर। टोटल अटेंडेंस कितना हुआ, 18 लोगों में से 4 लोग आए हैं। टाइम ऑफ सबमिशन 11:42 पे हम लोगों ने सबमिट किया। और टॉपिक कौन सा कवर किया गया, तो मध्यकालीन और आधुनिक काव्य जो हमारा पेपर है। तो इस तरह से जो है सबमिट हो जा रही हैं चीजें। तो ये पूरा इनका डैशबोर्ड है, इससे अटेंडेंस के रिकॉर्ड वगैरह रखने में इनको बड़ी आसानी होगी। तो आगे से लेक्चर गूगल मीट पे ही शेड्यूल होगा, मतलब मैं मीट पे ही शेड्यूल करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं चूंकि टीचर्स ऐप पे रहूंगा और यहाँ पे 18 बच्चे रजिस्टर हैं, तो जैसे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप में से कौन लेक्चर के लिए आया, तो उनकी अटेंडेंस लगा के मैं सबमिट कर दिया करूंगा, तो वो रिकॉर्ड जो है सबमिट होता रहेगा। और आगे से खास तौर पे सेमेस्टर 2, अभी तो एग्जाम है तो कोई बात ही नहीं, ये सेमेस्टर तो अपना निकल गया, लेकिन अब FY के भी लेक्चर और आप लोगों के भी लेक्चर इसी तरह हम लोग जो है टीचर्स पे ही लेंगे। तो बाकी स्टूडेंट को भी अगर टीचर्स या इस तरह से ज्वाइन होने में कोई दिक्कत है तो आप लोग उनको समझाइए किस तरह से ज्वाइन करना है, और इसी तरह से अब हम लोग अपना लेक्चर लिया करेंगे। तो आज का लेक्चर फिर यहीं पे खत्म करूं, कल फिर मैं शेड्यूल कर दूंगा कल का लेक्चर, उसका लिंक शेयर कर लूंगा। कल हम लोग फिर मिलेंगे, कुछ और दोनों पेपर से 10-10 क्वेश्चन और शेयर करेंगे, और जो आप लोगों ने क्वेश्चन निकाले हैं उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। चलिए ठीक है, ख्याल रखिए ये, चलिए बाय।